हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 की पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन। इस पुस्तक का पाठ 1। तो यदि आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेसिक ज्ञान के लिए ये पुस्तक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पाठ का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो कैसी होती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, देखते हैं। हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ऊपर से ठंडी, ठोस एवं कठोर दिखाई देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह अंदर से कैसी है? आइए जानें। हम जानते हैं कि लगभग 5 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। हमारी पृथ्वी भी सौरमंडल के 8 ग्रहों में से एक है। सौरमंडल के कितने ग्रह हैं? 8। उत्पत्ति के समय पृथ्वी गर्म गैसों और धूल के कणों से बनी आग के दहकते हुए गोले के समान थी। करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी का वायुमंडल बना और घनघोर वर्षा के फलस्वरूप धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी हुई, परंतु पृथ्वी आज भी अंदर से गर्म है। ठीक है, आइए करके देखें। गोरसी में कुछ उपले या कंडे रखकर चलाइए। कंडी जल जाने के बाद ठंडी होने पर उसके ऊपर राख दिखाई देगी। अब एक लोहे की पतली लंबी सलाई राख से अंदर डालिए। 2 मिनट बाद सलाई निकालकर अनुभव कीजिए, आपको सलाई गर्म लगेगी। ऊपर से ठंडी दिखने वाली आग के अंदर गर्मी बनी हुई है। ठीक इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी ऊपर से ठंडी और कठोर होने के बावजूद आज भी अंदर से गर्म है। ठीक है, तो क्रियाकलाप यहाँ पे एक तरह से दे दिया गया है समझाने के लिए इस बात को कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी है लेकिन अंदर से पृथ्वी जो है गर्म है। ठीक है, चर्चा कीजिए, अगर पृथ्वी ठंडी ना होती तो क्या होता है। ये बच्चों से चर्चा करने के लिए है कक्षा में। वो अपने अपने जो है प्रकार से सोचेंगे और उनकी कल्पना शक्ति का विकास होगा। इस क्वेश्चन को इसीलिए दिया जाता है बुक में। आगे देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तुलना प्याज से की जाती है, प्याज से की जा सकती है। पृथ्वी में भी प्याज की तरह कई परतें होती हैं जो भिन्न भिन्न मोटाई की हैं। यदि पृथ्वी को मध्य से आर पार काटे तो चित्र जैसी संरचना दिखाई देगी। यहाँ देखिए ये चित्र दिया गया है। ऊपरी परत जो है भूपर्पटी, फिर दूसरी परत ऊपरी मेंटल, फिर निचला मेंटल, फिर आंतरिक कोड, बाह्य कोड है। देखिए ये बाह्य कोड है और ये है सबसे अंदर वाला आंतरिक कोड, आंतरिक क्रोड सॉरी। तो यहाँ पर देखिए इसको एक और चित्र के माध्यम से समझाया गया है कि ऊपरी मेंटल जो है कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है। भूपर्पटी कितनी दूरी तक पाया जाता है? 35 किलोमीटर तक। फिर ऊपरी मेंटल 700 किलोमीटर तक। फिर निचला मेंटल 2900 किलोमीटर तक। फिर उसके बाद जो है आंतरिक क्रोड जो है 6371 किलोमीटर। ये इनकी लंबाई को यहाँ पर दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, आइए जानें कैसी है पृथ्वी की आंतरिक परतें। यहाँ पर दिया गया है, देखते हैं। आपने देखा कि हमारी पृथ्वी अंदर से 3 परतों में विभाजित है, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। ठीक है, भूपर्पटी अर्थ पृष्ठ क्या है इसके बारे में पहले जानते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। यह पृथ्वी की सबसे पतली ठोस परत है। ठीक है, भूपर्पटी की मोटाई विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। समुद्र की तलहटी का निर्माण करने वाली भूपर्पटी प्राय 4 से 5 किलोमीटर मोटी होती है, जबकि महाद्वीपों की भूपर्पटी औसत रूप से 35 किलोमीटर तक मोटी है, जैसा कि अभी पीछे चित्र में दिखाया गया था। कुछ पर्वतों के नीचे तो इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक भी है। चट्टानें और मिट्टियाँ इस भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत का निर्माण करती हैं। सिलिका एवं एल्युमिनियम पदार्थों की अधिकता के कारण इस परत को सियाल भी कहा जाता है। ठीक है, तो भूपर्पटी की जो परत होती है उसे सियाल भी कहा जाता है। सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होती है इसमें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है मेंटल। तो मेंटल के बारे में जानते हैं क्या है। भूपर्पटी के नीचे भूपर्पटी के नीचे एक बहुत अधिक मोटी परत पाई जाती है जिसे मेंटल कहते हैं। ठीक है, मेंटल की मोटाई यहाँ पर बताई गई है। तो मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल में चट्टानें पिघली अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, चट्टानें यहाँ पिघली अवस्था में पाई जाती हैं। यह भूपर्पटी से एक सीमा द्वारा अलग की गई है जिसे इसके खोजकर्ता भूवैज्ञानिक मोहोरोविक के नाम पर मोहो अशांतित कहते हैं। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका विस्तार लगभग 400 किलोमीटर तक है। ठीक है, 400 किलोमीटर गहराई तक होता है इसका विस्तार। ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो लावा धरातल पर आता है उसका स्रोत दुर्बलता मंडल ही है। मेंटल का ऊपरी 700 किलोमीटर तक का भाग ऊपरी मेंटल तथा शेष भाग निचला मेंटल कहलाता है। सिलिका एवं मैग्नीशियम पदार्थों की अधिकता के कारण इस परत को सीमा भी कहा जाता है। ठीक है, भूपर्पटी को सियाल कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होती है, और मेंटल को सीमा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। ठीक है, तो सियाल और सीमा दोनों के बारे में हमने जाना। आगे है क्रोड। तो
कोर इसको बोलते हैं। तो इसको निफे के नाम से जाना जाता है। देखते हैं, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड कहलाता है। क्रोड और मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। क्रोड परत भी दो भागों में विभाजित है, बाह्य क्रोड एवं आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। क्रोड भारी पदार्थों वस्तुतः लोहे तथा निकेल से बना है। भारी धातुओं जैसे निकेल एवं लोहे से बनी होने के कारण इस परत को निफे कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें निकेल और लोहे की अधिकता होती है, इसलिए इसे निफे कहा जाता है। यहाँ एक बॉक्स में दिया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट, भूपर्पटी और मंडल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल बनाता है। ठीक है, इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच होती है। आगे है अगला पॉइंट, सैल। तो सैल क्या है देखते हैं। सैल या चट्टान खनिजों के मिश्रण से बना पदार्थ है। ये विभिन्न आकृतियों, आकारों एवं रंगों में पाई जाती हैं। ये पत्थर की तरह कठोर और मिट्टी व रेत की तरह मुलायम भी हो सकती हैं। ठीक है, तो सैल से अक्सर ये लोग जो है अनुमान लगाते हैं कि सैल का मतलब ठोस ही है। तो ठोस होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर देखिए स्पष्ट किया गया है कि ये पत्थर की तरह कठोर और मिट्टी और रेत की तरह मुलायम भी हो सकती हैं। तो इनके बारे में जानेंगे आगे। देखते हैं, आपने देखा होगा कि घर पर आपकी माँ जिस सिलबट्टे का प्रयोग मसाला पीसने के लिए करती हैं वह पत्थर का होता है। आप छोटी कक्षा में जिस स्लेट पर लिखते रहे हैं वह भी पत्थर की बनी होती है। आपके गांव के लोग जिस भूमि पर खेती करते हैं ये सभी सैल या चट्टानों के अलग अलग प्रकार हैं। आइए जानें कि सैल या चट्टानें कैसे बनती हैं। सोचिए, चट्टानें सबसे पहले कैसे बनी होंगी। निर्माण के आधार पर सैलें 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से होती हैं देखते हैं। तो निर्माण के आधार पर सैलें 3 प्रकार की होती हैं, बताया गया है। पहली है जो है आग्नेय सैल, अवसादी सैल और रूपांतरित सैल। तो सैल के ये 3 प्रकार होते हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। ठीक है, तो देखते हैं पहले आग्नेय सैल के बारे में। आग्नेय सैल लैटिन शब्द इग्निस का रूपांतरण है। इग्निस का अर्थ है आग। यहाँ देखिए दर्शाया गया है, कह रहा है चित्र देखिए और आग्नेय सैलों के निर्माण की प्रक्रिया जानिए। चित्र में देखिए उड़ती हुई राख और धुआं जैसा पदार्थ निकलता दिखाई पड़ रहा है। यहाँ देखिए आग्नेय सैलों की रचना इन्हीं भूगर्भ से निकलने वाले तत्वों और तरल पदार्थों के ठंडा होकर जमने के फलस्वरूप हुई है। ये तरल पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भागों में गर्म एवं पिघले हुए रूप में रहते हैं। अभी हमने पीछे देखा सीमा वाली परत में जो है ये रहते हैं, इसे मैग्मा कहते हैं। जब यह मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहलाता है। ठीक है, मैग्मा जब बाहर आता है तो उसे लावा कहते हैं। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो और डायोराइट आग्नेय सैल के प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार कुछ एग्जाम में पूछता है कि ग्रेनाइट किस प्रकार की सैल है। तो ये आग्नेय सैल का एक प्रकार है। ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ग्रेबो है, डायोराइट है, ये सभी आग्नेय सैल के उदाहरण हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी का 2/3 भाग आग्नेय सैलों से बना है। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं क्योंकि इन्हीं चट्टानों से अन्य चट्टानों का भी निर्माण होता है। ठीक है, आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। आगे है, आइए इनकी प्रमुख विशेषताएं जानें। तो क्या है विशेषताएं देखते हैं। आग्नेय सैल कठोर होती है, अतः इसका अपरदन कम होता है। ये सैल रवेदार और दानेदार होती है। इन सैलों में परत नहीं पाई जाती। आग्नेय सैल में जीवाश्म नहीं पाए जाते आग्नेय सैलों में। और आग्नेय सैल का संबंध प्राय ज्वालामुखी क्रिया से होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आग्नेय सैलों में सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक आदि खनिज पदार्थ मिलते हैं। क्या आप जानते हैं दक्षिण का पठार अधिकतर आग्नेय सैलों से ही बना है। ठीक है, ये यूपी टेट में आया था ये क्वेश्चन एक बार कि जो है दक्षिण के पठार के बारे में पूछा था कि ये किस प्रकार के सैलों से बना हुआ है। तो ये आग्नेय सैलों से अधिकतर बना हुआ है। ठीक है, आगे है परतदार या अवसादी सैल। इसके बारे में जानते हैं। आपने बरसात में बहते पानी को देखा होगा। पानी के साथ कंकड़, मिट्टी, पेड़ पौधों की पत्तियां तेजी से बहती दिखाई पड़ती हैं। जब पानी का बहना बंद हो जाता है तो नालियों, सड़क के किनारे तथा गड्ढों में कंकड़, मिट्टी, पेड़ पौधों की पत्तियां, घास आदि जमीन में जमे हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार परतदार सैलों का निर्माण अवसादों या मलबा जमा होने के कारण होता है। सैल के छोटे छोटे कणों को पवन, बहता पानी या हिमानियाँ अपने साथ उठा या बहा कर ले जाते हैं और उन्हें समुद्र के तल या भूभाग पर परतों में जमा करते हैं। इन जमी परतों की मोटाई हजारों मीटर होती है। चित्र में देखिए, यहाँ पर देखिए दिखाया भी गया है कि किस तरह से ये परत दर परत जमा होती रहती हैं। फिर आपको कई परतें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर धरातल के 3/4 भाग में परतदार सैल पाई जाती है। ठीक है, धरातल के 3/4 भाग में परतदार सैल पाई जाती है। लोयस का जमाव वायु निर्मित परतदार चट्टान का सबसे प्रमुख उदाहरण है। लोयस जो है परतदार चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, परतदार या अवसादी सैल यही है, एक ही है और इसको दोनों नामों से जाना जाता है, परतदार या अवसादी सैल। ठीक है,
तो ये जो है ये लोयस जो है इसका उदाहरण है अवसादी सेल का। अवसादी या परतदार सेल दोनों एक ही है। हिमालय पर्वत जो भारत का पहरेदार कहलाता है, इसमें परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। बलुआ पत्थर, स्लेट, चूने का पत्थर, कोयला, खड़िया मिट्टी आदि चट्टानें परतदार चट्टानों के उदाहरण हैं। यानी अवसादी शैलों में ये सब आते हैं। बलुआ पत्थर, स्लेट, चूने का पत्थर, कोयला, खड़िया मिट्टी, ये सब जो है अवसादी शैल के उदाहरण हैं। आगे है इसका अनुभव आप इस प्रकार कीजिए। अनुभव किस प्रकार कर सकते हैं वो दिखाया गया है। बाढ़ या बरसात का पानी हटने के बाद अपने गांव, कस्बा, नगर की नदी या तालाब के किनारे को अपने अध्यापक, अभिभावक के साथ जाकर देखिए। आपको वहाँ पर नई मिट्टी, कड़ या पेड़ पौधे के टूटे टुकड़े या अन्य पदार्थ जमे हुए दिखाई पड़ेंगे। यही धीरे धीरे परत दर परत के रूप में जमते चले जाते हैं। इसी तरह परतदार शैलों का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए परतदार यानी अवसादी शैलों को चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। बलुआ पत्थर है, चाक या खड़िया मिट्टी है। ठीक है, परतदार शैलों की अब विशेषताएं हैं। परतदार शैलों का निर्माण चट्टान, चूर्ण तथा जीवावशेषों एवं वनस्पतियों के एकत्रीकरण से होता है। अतः परतदार शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है परतदार शैलों में परतें पाई जाती हैं, परंतु ये शैल रवेदार नहीं होती हैं। फिर अगला है परतदार शैल प्रायः मुलायम होती हैं, जैसे चीका मिट्टी, पंख, परंतु कुछ चट्टानें कड़ी भी होती हैं, जैसे बलुआ पत्थर। ठीक है, और फिर है परतदार चट्टानों में खनिज, तेल, कोयला एवं अन्य प्रकार के बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, आग्नेय शैलों में सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक ये सब पाए जाते हैं, और परतदार शैलों में खनिज, तेल, कोयला और भी खनिज जो होते हैं वो सब पाए जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सोचिए अगर परतदार शैल ना होते तो कोयला एवं खनिज तेल कहाँ से मिलता। ये कक्षा में बच्चों से चर्चा करने के लिए है, काल्पनिक शक्ति का विकास हो सके उनका। आगे है अपने आसपास के पूजा घरों एवं दर्शनीय इमारतों को देखिए और पता कीजिए कि उनमें किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया गया है। आगे है रूपांतरित शैल के बारे में बताया गया है। अभी हमने आग्नेय और अवसादी शैलों के बारे में जाना। अब आगे है रूपांतरित शैल। 3 प्रकार की होती हैं, तो इसमें ये तीसरा और अंतिम प्रकार है शैलों का। रूपांतरित शैल, जैसा कि शब्द रूपांतरण से पता चलता है कि ये चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। परतदार शैल तथा आग्नेय शैल में दाब और ताप द्वारा परिवर्तन करके फलस्वरूप रूपांतरित शैल का निर्माण किया जाता है। रूपांतरण की क्रिया के दौरान चट्टान का संगठन तथा रूप रंग बदल जाता है, परंतु चट्टान में किसी प्रकार का विघटन या वियोजन नहीं होता। उदाहरण के लिए कच्ची मिट्टी से ईंट बनाना। ठीक है, तो ये रूपांतरित शैल का उदाहरण है। अब यहाँ पर है देखिए मूल चट्टान और उससे रूपांतरित चट्टान किस प्रकार बनाई जाती है। ग्रेनाइट से नीस बनती है, बालुका पत्थर से क्वार्टजाइट बनती है, और चूना पत्थर से संगमरमर, और कोयला से ग्रेफाइट और हीरा बनाया जाता है। विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक आगरा का ताजमहल सफ़ेद संगमरमर का बना है, जो कि जो है रूपांतरित शैल का एक सबसे अच्छा उदाहरण आप कह सकते हैं। आगे है रूपांतरित शैल की विशेषताएँ। तो क्या है इसके बारे में देखते हैं। पहला है रूपांतरित चट्टानें ताप एवं दाब के द्वारा बनती हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। फिर दूसरा है इन चट्टानों में कठोरता अधिक होती है, जिससे ये चट्टानें जल्दी नहीं टूटती हैं। और फिर तीसरा है ये चट्टानें मूल्यवान पत्थर संगमरमर से लेकर हीरा, नीलम, माणिक जैसे रत्न प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये था पाठ 1 जिसमें हमने काफ़ी कुछ जाना। आगे हम आपके लिए लेकर आएंगे पाठ 2 इसी पुस्तक का, जिसमें हम देखेंगे पृथ्वी के स्थल रूप के बारे में, जैसे जो है महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, डेल्टा, इन सब के बारे में जानेंगे। कुछ वलित पर्वत हैं, जैसे पर्वत के प्रकारों के बारे में जानेंगे, वलित पर्वत, भ्रंश पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, इन सब के बारे में जानेंगे। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।